Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of business organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic classification and types of companies. यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज को हम किन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल मैंने 7 क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर कंपनी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, द सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, द फिफ्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, द सिक्स्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ access to capital market, and the last category is of the other companies. Now we are moving towards the first one, that is on the basis of mode of formation. मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर हम कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल में। द फर्स्ट वन इज द अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एंड सेकेंड वन इज द इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज को मैंने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द रॉयल चार्टर कंपनीज, सेकेंड वन इज द स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड थर्ड वन इज द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। तो पहले बात करते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज क्या होती हैं। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ऐसी कंपनीज को हम अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का नाम देते हैं, यानी कि जिन कंपनीज को फॉर्म तो किया गया है लेकिन वो किसी भी कंपनी एक्ट 2013 या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती है। ऐसी कंपनीज को हम अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का नाम देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई भी सोसाइटी है, या कोई भी और बिजनेस यूनिट है जो कंपनी एक्ट 2013 या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, उसे हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का नाम देते हैं। क्लियर? द सेकेंड वन इज द इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज क्या होती हैं? इट इज अ कंपनी फॉर्म्ड बाय और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये वो कंपनीज होती हैं जो फॉर्म्ड होती हैं और रजिस्टर्ड होती हैं या तो कंपनी एक्ट 2013 में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टैट्यूट में जिन कंपनीज को रजिस्टर्ड किया जाता है उन्हें हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का नाम देते हैं। यहां पर 3 कैटेगराइजेशन है, इसके भी 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज द रॉयल चार्टर कंपनी। रॉयल चार्टर कंपनी क्या होती है? आज की डेट में यानी कि इन प्रेजेंट सिनेरियो ये कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। रॉयल चार्टर कंपनीज का मतलब है दीज आर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ रॉयल चार्टर granted by the monarch is called the royal charter companies। मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री के अंदर पहले मोनार्क का कॉन्सेप्ट होता था, किंग का कॉन्सेप्ट होता था, तो उन पर्टिकुलर मोनार्क या जो रूलिंग पार्टीज रहती थी, उन रूलिंग पार्टीज के अप्रूवल के बेसिस पर जिन कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता था उन्हें रॉयल चार्टर कंपनीज का नाम दिया गया। जैसे जब इंडिया डिपेंडेंट थी, यानी कि व्हेन वी वर नॉट फ्री 1947 से पहले, तो ब्रिटिश रूलिंग थी हमारे ऊपर, और उस ब्रिटिश रूलिंग के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था बाय द ब्रिटिश रूलर्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रॉयल चार्टर कंपनी, क्योंकि इसको क्या करा गया था, जो इंग्लैंड है उसकी जो मोनार्क है उसके द्वारा फॉर्म किया गया था, इसी वजह से इसको हम रॉयल चार्टर कंपनी के नाम से जानते हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज द स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती हैं? दीज आर द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, जो किसी स्पेशल स्टैट्यूट या किसी स्पेशल लॉ के बेसिस पर क्रिएट की जाती हैं और फॉर्म की जाती हैं। ये कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है या पार्लियामेंट के बेसिस पर इनको फॉर्म किया जा सकता है। तो ऐसी कंपनीज को हम स्टैट्यूटरी कंपनीज का नाम देते हैं, जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब क्या एग्जाम्पल है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द
स्टैच्यूटरी कंपनीज, जिनको एक पार्लियामेंट में एक एक्ट लेकर आया जाता है और उसमें पास करके ये कंपनीज ओपन की जाती हैं, इसी वजह से इनको हम स्टैच्यूटरी कंपनीज का नाम देते हैं। द थर्ड वन इज द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ऑल द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ आर नोन एज द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। इनको क्या होता है, जब ये रजिस्टर्ड होती हैं तो इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, और इसके बेसिस पर ये अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकती हैं। ये हम सारे फीचर्स इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पर हम कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द लिमिटेड कंपनीज एंड सेकेंड वन इज द अनलिमिटेड कंपनीज। पहले हम बात करते हैं लिमिटेड कंपनीज की। लिमिटेड कंपनीज में दो पार्ट्स है इसके, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी विद एंड विदाउट शेयर कैपिटल। फर्स्ट वन इज द लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज क्या होती है? दीज आर द कंपनीज वेयर द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि जो अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है वहां तक की उनकी लायबिलिटी होती है, इसके अलावा उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है कंपनी के लिए। तो ऐसी कंपनी को हम लिमिटेड कंपनीज के नाम से जानते हैं। इसमें दो पार्ट है। सबसे पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? जिन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो केवल उनके अनपेड अमाउंट, शेयर्स की अनपेड अमाउंट तक की लायबिलिटी होती है, उन्हें हम लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में रखते हैं ऐसी कंपनीज को। और दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ हुज मेंबर्स इज लिमिटेड टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स हैव अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी की असेट में जितनी अमाउंट के लिए वो अप्रूवल दे चुके हैं, यानी कि वो उनकी तरफ से क्या है, दैट इज द गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो हम उसे लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी का नाम देते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक तो विद शेयर कैपिटल और दूसरी है विदाउट शेयर कैपिटल। विद शेयर कैपिटल मतलब जिन कंपनी के पास शेयर कैपिटल की अवेलेबिलिटी है और वहां जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कंपनी के असेट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होते हैं जब कंपनी के वाइंडिंग अप का केस बनता है उस केस में। ठीक है। और दूसरा होता है विदाउट शेयर कैपिटल, यानी कि ये उन कंपनी से अप्लाई होता है जिनका फॉर्मेशन बिना शेयर कैपिटल के किया जाता है। वहां भी क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक गारंटी वो प्रेजेंट करते हैं इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्लियर? तो इस तरह से लिमिटेड बाय गारंटी, विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल, ये इसके दो कैटेगराइजेशन हो गए। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? यहां जो शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी को कोई भी पेमेंट करना होता है तो उनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका तो प्रॉपर्ली उनको कंट्रीब्यूशन देना ही देना होगा, उसके साथ साथ उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अमाउंट को पे किया जा सकता है। उन्हें अपनी पर्सनल जो उनकी पर्सनल कैपिटल है उसको भी उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड कंपनीज का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी कम टू द थर्ड वन। द थर्ड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर हम इसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द पब्लिक कंपनीज, सेकेंड वन इज द प्राइवेट कंपनीज एंड थर्ड वन इज द 1% कंपनी और OPC। नाउ वी टॉक व्हाट इज पब्लिक कंपनी। A public company means a company which is not a private company, first condition, and second, which has a minimum paid up capital as may be prescribed। यानी कि कंपनी एक्ट में जितनी मिनिमम कैपिटल पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है उसके साथ में अगर किसी कंपनी को स्टार्ट किया जाता है और जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी का नाम देते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अ पब्लिक कंपनी should have at least 7 members। कम से कम इसके अंदर 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है, यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को इसके अंदर फॉलो किया जा सकता है।
तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी का नाम देते हैं। सेकेंड वन इज द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी के रेफरेंस में जिस कंपनी के पास अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के राइट नहीं होते हैं, इसके साथ साथ जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 200 मेंबर्स को इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि मिनिमम नंबर 2 एंड मैक्सिमम नंबर इज 200। क्लियर? और ये पब्लिक से सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन प्रेजेंट नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होती है? दिस इज द कंपनी विच इज हैविंग ओनली 1 मेंबर इन द कंपनी, यानी कि 1% का मतलब हो गया कि कंपनी के अंदर केवल और केवल एक ही मेंबर होता है और वही उस पर्टिकुलर कंपनी की सारी लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सच अ कंपनी इज नोन एज द 1% कंपनी। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पर हम कंपनीज को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द होल्डिंग कंपनीज, second one is the subsidiary companies, third associate companies and fourth one is the joint venture companies। अब क्या होती है होल्डिंग कंपनीज? सपोज करिए कि देयर आर 2 कंपनीज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। द फर्स्ट वन इज हैविंग अ कंट्रोल ओवर द सेकेंड वन। एक कंपनी दूसरी कंपनी पर कंप्लीट अपना होल्डिंग रखती है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी का नाम देंगे, क्योंकि उसका दूसरी कंपनी बी के ऊपर टोटल डायरेक्ट कंट्रोल है, यानी कि उस कंपनी को किन पर्टिकुलर पॉलिसीज पर अपने बिजनेस को रन करना है, क्या क्या उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ये ए कंपनी डिसाइड कर रही है बी कंपनी के रेफरेंस में। ठीक है, यानी कि ए की टोटल कंट्रोलिंग है बी कंपनी के ऊपर, तो इस केस में हम जो ए कंपनी है उसको कहेंगे होल्डिंग कंपनी। क्लियर? और जो बी कंपनी है, दैट बी कंपनी इज नोन एज द सब्सिडियरी कंपनी। तो ए कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी, और जो बी कंपनी है जो कंपनी ए के अंडर में वर्कआउट कर रही है, उसके डायरेक्शंस में वर्कआउट कर रही है, उसे हम कहेंगे उसकी सब्सिडियरी कंपनी। पॉइंट इज क्लियर? एंड द थर्ड वन इज दैट इज द एसोसिएट कंपनीज। अब एसोसिएट कंपनीज का मतलब क्या होता है? ये तो बात क्लियर हो गई कि होल्डिंग कंपनीज जिसका होल्डअप होता है, और सब्सिडियरी कंपनी जो किसी पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी के अंडर में वर्कआउट कर रही होती है, वो उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो गई। अब ये बात आती है एसोसिएट कंपनीज क्या होती हैं? एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी, यानी कि उसका एक इन्फ्लुएंस तो होता है लेकिन वो उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, तो हम उसे एसोसिएट कंपनी का नाम देंगे। ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस तो है उसका, यानी कि ए कंपनी और बी कंपनी की अगर बात करी जाए तो ए कंपनी का बी कंपनी पर कंप्लीट इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन जो बी कंपनी है वो ए की होल्डिंग कंपनी नहीं है, उस पर होल्डअप नहीं है उसका, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी नहीं है उसकी, तो हम इस केस में बी कंपनी को उसकी एसोसिएट कंपनी का नाम देंगे, यानी कि उसकी टोटल कंट्रोलिंग अलग है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। ठीक है, और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो खुद डिसाइड कर रही है, लेकिन ए कंपनी उस पर अपना एक इन्फ्लुएंस रखती है, इसी वजह से हम जो बी कंपनी है उसको ए कंपनी की एसोसिएट कंपनी का नाम देंगे। पॉइंट इज क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है? दीज आर द कंपनीज विच आर रेडी टू वर्क बाय कंबाइनिंग देयर ऑपरेशंस विद ईच अदर। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, और ए और बी दोनों कंपनीज किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में अपने बिजनेस को एक साथ इन्वॉल्व करके फॉलो करती हैं, तो वो उनका जॉइंट वेंचर कराएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, तो आईसीआईसीआई जो बैंक है वो इंडियन कंपनी थी, प्रूडेंशियल क्या है? यूके बेस्ड कंपनी है जो इंश्योरेंस में डील करती है। दोनों ने क्या करा? अपने आप को उन्होंने मर्ज किया, उन्होंने एक दूसरे अपने ऑपरेशंस को मर्ज किया और मर्ज कर एक नया नाम दिया, दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है वो एक सेपरेट कंपनी है जिसका होल्डअप ना तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर है और ना ही प्रूडेंशियल जो प्रूडेंशियल कंपनी है उसका होल्डअप है उसके ऊपर। ये एक सेपरेट मैनेजमेंट रखती है
इसका एक सेपरेट अरेंजमेंट है टोटल और सेपरेट बिजनेस को फॉलो कर रही है। आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग एक्टिविटीज में डील करती है, जबकि प्रूडेंशियल इंश्योरेंस में डील करती है। और अगर मैं दोनों की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो जॉइंट वेंचर है वो केवल और केवल इंश्योरेंस की फील्ड में वर्कआउट करता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द जॉइंट वेंचर कंपनीज। द रेस्ट ऑफ द classification of companies we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.